हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमाचल डायलॉग्स। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट अंकुश दोबाल। अंकुश दोबाल से आज हम चर्चा करेंगे कि 1 साल हिमाचल प्रदेश सरकार को सत्ता में आए हुए हो गया है, लेकिन अभी तक भी जो है मंत्रिमंडल जो विस्तार है, उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? इस पर आज हम अंकुश दोबाल से चर्चा करेंगे। अंकुश, वेलकम टू माय शो। बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत आपका। धन्यवाद अतुल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अंकुश, आपने मुझे इतना समझा कि हम ये चर्चा करें आज। थैंक यू वेरी मच अंकुश। अंकुश, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि 1 साल होने को आया है सरकार को, कुछ ही दिनों में अभी 1 साल हो जाएगा इस सरकार को सत्ता में आए हुए। अभी तक भी जो मंत्रिमंडल विस्तार है, अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? इस पे थोड़ी-सी रोशनी अगर आप डाल सकें तो। अपूर जी, अगर हम बीते साल की बात करें तो ये वो वक़्त था जब हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो परिणाम है चुनाव के वो आ जाएँ। अब परिणाम आए 8 दिसंबर को और 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। अब इसके बाद जब पहला विस्तार होना था, अमूमन ये देखा जाता है कि जब शपथ होती है तो और जो और मंत्री होते हैं वो भी एक ही दिन शपथ ले लेते हैं। पूर्व जयराम सरकार की बात कर लीजिए, 27 दिसंबर 2017 को वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आए थे और हमने देखा था कि एक ही साथ सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली थी। इस बार भी ऐसी ही उम्मीद थी और जब 11 दिसंबर को ये 10 दिसंबर को ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह होंगे और इसके बाद शपथ ग्रहण 11 तारीख को होगा। आपको याद होगा कि भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला जैसे बड़े-बड़े कद के नेता हिमाचल प्रदेश उस वक़्त आए हुए थे। तो एक चर्चा ये चल रही थी कि और मंत्रियों की सूची कब आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम स्पष्ट हो गए थे, लेकिन और मंत्रियों के नाम स्पष्ट नहीं हो रहे थे। सुबह तक भी लगातार ऐसी चर्चा चल रही थी कि थोड़ी देर में सूची आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद पहला मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, वो हुआ 8 जनवरी को जाकर, यानी कि जब रिज़ल्ट आ गया था उसके ठीक 1 महीने बाद। ये भी पहली बार था और अब 3 पद खाली पड़े हुए हैं। ये भी पहली बार है जब इतने लंबे वक़्त से मंत्रिमंडल में जो 3 सदस्यों के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ये असमंजस की स्थिति है पूरे प्रदेश को लेकर ही। पूरा प्रदेश ये सोच रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? जनवरी के बाद की अगर जब हम बात कर लें तो जब होली आई तब किसी ने सोचा कि आज कुछ संभावित विधायक जो मंत्री बनना चाह रहे हैं उनके रंग भरेंगे उनके जीवन में, वो रंग नहीं भरे। उसके बाद नवरात्रि आई अप्रैल के महीने की, फिर सोचा कि कुछ होगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद त्योहार दर त्योहार आते चले गए और संभावित विधायकों को ये लगता चला गया कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाल ही में हमने देखा कि नवरात्रि गई, फिर दशहरा आया, उसके बाद दिवाली हो गई, लेकिन दिवाली जो संभावित मंत्री हैं उनकी अब तक नहीं हुई। लेकिन अब ये चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो दिसंबर महीना आ रहा है, यानी कि दिसंबर 2023, इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 3 दिसंबर को जब हमारे पास 5 राज्यों के रिजल्ट आ जाएँगे, उसके बाद या तो 4 दिसंबर को या फिर 8 दिसंबर को, यानी कि जब रिजल्ट आया था, तो ये चर्चा अभी चल रही है कि 3 पद जो खाली पड़े हुए हैं, उनको भरा जाए। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि तीनों पदों को अभी भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह नहीं भरने वाले हैं। मेरे पास जो जानकारी है, हालाँकि अभी अपुष्ट जानकारी है, लेकिन मेरे संभावित सूत्र जो हैं और जो पुख्ता सूत्र हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है कि 2 मंत्री पद भरे जाने हैं, जिनमें से एक कांगड़ा का मंत्री पद तय है। अब यहाँ पर जो पेच है वो इस जगह से फँस जाता है कि सुधीर शर्मा एक ऐसा नाम है, ब्राह्मण चेहरा है और एक मैं आपको और दिलचस्प कहानी भी सुनाऊँगा शुरुआत की, लेकिन पहले सुधीर शर्मा की हम चर्चा करें तो सुधीर शर्मा एकमात्र ऐसे विधायक हैं, जो वीरभद्र सरकार में तो मंत्री रहे, लेकिन सुखविंदर सिंह की सरकार में उन्हें मौका नहीं मिला। आप पुराने मंत्री उठाकर देख लीजिए, मुकेश अग्निहोत्री जो उस वक़्त उद्योग मंत्री थे, आपके चंद्र कुमार जो हैं, वो दोनों इसमें शामिल हुए, लेकिन सुधीर शर्मा एक ऐसे मंत्री हैं जो उस वक़्त तो शहरी विकास मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। एक जानकारी दिलचस्प ये है कि जब 8 जनवरी को दूसरा विस्तार हो रहा था, या उससे पहला विस्तार हम कह लें, क्योंकि पहली बार नए मंत्रियों के नाम आ रहे थे, जो विस्तार हो रहा था, उसमें सुधीर शर्मा का नाम था। सुधीर शर्मा धर्मशाला से शिमला की तरफ चल भी पड़े थे, लेकिन रास्ते में उन्हें ये पता चला कि उनका नाम इस सूची में नहीं है। तो आप समझिए कि किस वजह से सुधीर शर्मा का नाम कटा होगा। इसके पीछे की कई कहानियाँ भी बताई जाती हैं कि सुधीर शर्मा के साथ एक एक ऐसे नेता हैं केंद्र लेवल के, जिनके साथ उनकी बनती नहीं है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 17 में सुधीर शर्मा चुनाव हार गए थे और सुधीर शर्मा जब चुनाव हारे तो 2019 में किशन कपूर जिन्होंने उन्हें चुनाव हराया था, वो सांसद बनकर चले गए दिल्ली। अब धर्मशाला में होना था उपचुनाव। सबको लगा कि उपचुनाव सुधीर शर्मा लड़ेंगे, लेकिन सुधीर शर्मा ने वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और उसके बाद किसी और कैंडिडेट को वहाँ पर कांग्रेस को उतारना पड़ा था और स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जमानत भी धर्मशाला की सीट पर जब्त हो गई थी और युवा नेता विशाल नहरिया जीत कर आए थे।
माना ये जा रहा था कि ये उसी वजह से इसका इम्पैक्ट सुधीर शर्मा पर हुआ। लेकिन सुधीर शर्मा के जो समर्थक है वो इसी में ये एक सवाल ये भी पूछते हैं कि अगर सुधीर शर्मा से इतनी परेशानी हो रही थी, तो सुधीर शर्मा को टिकट भी नहीं दिया जाना चाहिए था अगर पार्टी को इतनी परेशानी थी। लेकिन सुधीर शर्मा पिछले करीब 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, सुधीर शर्मा को कब वो मंत्री पद मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा एक उनके लिए भी एक पहेली बन गई है और जो उनके समर्थक हैं, उनके लिए तो पहेली है ही है। और हम देख रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अलग-अलग मंच है उसमें सुधीर शर्मा की तारीफ करते हैं। आपने सुना होगा कि उनकी बजट हालांकि जो मानसून सत्र में एक भाषण था, उसमें कहा गया था कि जाठिया देवी में एक नया शहर सरकार बसाने जा रही है। उस वक़्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज़िक्र किया सुधीर शर्मा का। कोई भी इंटेलेक्चुअल बात आती है तो सुधीर शर्मा का ज़िक्र मुख्यमंत्री ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन सुधीर शर्मा ये सोच रहे हैं कि उस इंटेलेक्चुअलिटी का मैं आखिर करूँ क्या जब वो कमरा ही उन्हें नहीं मिल रहा सचिवालय में जिसके वो लंबे वक़्त से इंतज़ार कर रहे हैं। सुधीर शर्मा की अगर बात चल रही है तो एक दिलचस्प बात है कि कमरा नंबर 202 एक राज्य सचिवालय में है। कहते हैं कि जो मंत्री उस कमरे में जाकर बैठ जाता है वो अगला चुनाव जीत नहीं पाता। आप इसमें देख लीजिए कि लंबी सूची में है रामलाल मार्कंडा 17 में वहाँ बैठते थे, 12 से 17 बैठते थे वहाँ पर सुधीर शर्मा, उससे पहले उस कमरे में बैठती थी आशा कुमारी। तो ये ऐसे नेता हैं जो वहाँ पर लगातार चुनाव हारते ही चले आए हैं। जगत प्रकाश नड्डा एक चुनाव हार गए थे और वो भी उसी कमरे में बैठा करते थे। तो ये भी दिलचस्प कहानी है पूरी जी इस बारे में। तो कहीं न कहीं अगर ये भी मान के चला जाए, क्या इसके पीछे कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स भी है? क्योंकि जो प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है, वो भी ये बात किसी से छुपी नहीं है कि काफ़ी खराब चल रही है और इसी मुद्दे को लेके कांग्रेस सत्ता में आई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस समय कहा जाता था कि ऑलमोस्ट 79,000 करोड़ का जो भाजपा के समय लोन था, वो डेट था, जो वो स्टेट पर था। लेकिन अभी भी उसमें किसी तरह का सुधार नहीं आया, जबकि कहा गया था व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और जितना भी ये फिजूल खर्ची है, इस पे लगाम लगाई जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन तो फ्रॉम बैड टू वर्स जा रही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट तो होती हुई दिख नहीं रही है। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के साथ कुछ विधायकों का अवस्था परिवर्तन भी हो, तो कुछ बात बने। लेकिन अवस्था जब वैसी की वैसी बनी है, तो सोच रहे हैं भई ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन हो गया जिसमें हमारी अवस्था नहीं बदल रही। फाइनेंशियल कंडीशन जो है हिमाचल की वो आज से नहीं, बहुत लंबे वक़्त से खराब चल रही है। अगर हम पिछले 3 दशक की बात कर लें, तो लगातार कर्ज़ के सहारे ही हिमाचल प्रदेश चलता रहा है। के कर्ज़ की वजह से या फिर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बढ़ जाएँगी और खर्च बढ़ जाएगा हिमाचल प्रदेश पर, इस वजह से मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुख्य संसदीय सचिव जो बनाए गए हैं, वो नहीं बनाए जाते। उन्हें कमरा भी देना पड़ रहा है, उन्हें स्टाफ भी देना पड़ रहा है, गाड़ी भी है, कोठी भी है। तो खर्च तो सरकार कर ही रही है। आप देखिए कि कितने सारे एडवाइज़र्स की नियुक्ति की गई है, लंबी सूची है। लेकिन सरकार के पास ये मामला नहीं है कि इस वजह से जो मंत्री पद है, वो नहीं भरे जा रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति कुछ और है क्योंकि संतुलन साधना है। आपके जो नेता हैं, उनमें से किसी को नाराज़ नहीं करना है। आपके वहाँ पर केंद्र में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी नाराज़ नहीं करना है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार लगातार टाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि दिसंबर में क्यों विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहली बार खुलकर ये एक बात कही थी। एएनआई न्यूज़ एजेंसी जो है, उनसे कल बातचीत हुई थी, तो राज्यपाल से मिलने गए हुए थे मुख्यमंत्री। पूछा कि आप किस पर्पज़ से मुलाकात करने के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरी औपचारिक भेंट है और जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 मंत्री पद खाली पड़े हो, जल्द मंत्री के पद भरे जाएँगे। दिन में मुख्यमंत्री ने ये बात कही और शाम के वक़्त मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए। हालाँकि दिल्ली जाने की वजह कुछ और है, मल्लिकार्जुन खड़गे की किताब लॉन्च हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना था, लेकिन चर्चा होनी थी तो वो चर्चा हो गई क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो उनके साथ चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार की हो जाती है। खास बात है कि जयराम ठाकुर जब दिल्ली जाया करते थे तो कहा जाता था कि अब जयराम ठाकुर को उनके पद से हटा लिया जाएगा। हर मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की चर्चाएँ रहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ चर्चा थी कि उन्हें वापस हटा लिया जाएगा, उन्हें बदल दिया जाएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ चर्चा है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है हिमाचल प्रदेश की, वो बहुत खराब है। जब भाजपा सरकार ने ये छोड़ा था, जब भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हुई, भाजपा तो 59,800 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल पर था। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता पर बैठते ही ये कहना शुरू किया कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह 20,000 करोड़ रुपए की देनदारी भी गिनाते थे और 95,000 करोड़ रुपए तक इस कर्ज को पहुँचा देते थे। और अभी हम देख रहे हैं कि कर्ज लेने की जो स्पीड है इस सरकार की, वो भी रुकी नहीं है। 10,800 करोड़ रुपए का कर्ज अलग-अलग तारीखों में ले लिया गया है। इसके अलावा जो
हम कर्ज और संस्थाओं से लेते हैं, नाबार्ड से कर्ज लेते हैं, ये कर्ज इसके अलावा है। जनवरी से ही कर्ज की शुरुआत है, वो पिछली सरकार इस मौजूदा सरकार ने भी कर दी है। 10,800 करोड़ रुपए का कर्ज इस सरकार ने भी ले लिया है, यानी कि अब करीब-करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल पर पहुँच चुका है। तो मतलब अगर एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ 1000 से 1200 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज़ पर मंथ सरकार ले रही है, लेकिन अगर ये एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ही इसी को मुद्दा भी भाजपा बना रही है कि जिस तरह से सरकार की स्पीड है, उस हिसाब से तो अगर 12 इंटू 5 हम करें 60 महीने की सरकार तो 60,000 करोड़ का कर्ज़ ले लेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि 4600 करोड़ रुपए की कैप भी है, क्योंकि हाल ही में जो बजट पास हुआ था हाँ, उसमें सेंटर ने कैप भी लगाई आपकी है। जी, जी। जो उसकी जीडीपी है, आपकी जीडीपी के आप 3% तक की कर्ज़ ले सकते हैं। तो वो कैप भी लगाई है। हालाँकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने ओपीएस लागू किया है, इसलिए वो उन पर वो कैप लगी है। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में इस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं और ये आरोप कोई नए नहीं है। जब विपक्ष में कांग्रेस थी, तो वो कर्ज़ को लेकर सवाल खड़े करती थी। अब भाजपा विपक्ष में है, तो वो कर्ज़ को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ये जो कर्ज़ का मर्ज़ है हिमाचल में, ये बहुत पुराना है और हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और अपूर्जी हम जानते हैं कि यहाँ पर कमाई के साधन नाम मात्र के हैं। टूरिज़्म अगर हम देखें कि 7.4% जीडीपी में कारोबार हिस्सा है पर्यटन का। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो बहुत बड़ा आपको एक वहाँ पर योगदान दे रही हो जीडीपी में। हालाँकि आपका जो बद्री नालागढ़ का इलाका है बीबीएन का, यहाँ पर अच्छी खासी फार्मा इंडस्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादा कमाई इससे नहीं होती है। एक सरकार की तारीफ करने वाली बात ये भी है, ये जो मौजूदा सरकार है, ये कोशिश कर रही है कि रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। आप देखिए कि वाटर सेस सरकार ने लगाने की कोशिश की है। इससे पहले शांता कुमार कहा करते थे कि जो हमारा पानी है, हमारी जी मिट्टी है, हमको एटलीस्ट उसकी रॉयल्टी दी जाए, क्योंकि पहाड़ के पास कुछ है नहीं, पहाड़ आपको जो दे रहा है, आप उसके बदले पहाड़ को पैसा वापस कीजिए। तो ये पहाड़ी प्रदेश जो है, अब ये कोशिश कर रहा है कि वाटर सेस के ज़रिए पैसा इकट्ठा किया जाए और अभी एक ग्रीन हिमाचल की बात हो रही है कि ग्रीन हिमाचल बनाया जाएगा। आपने सुना होगा कि 6 कॉरिडोर्स भी हिमाचल सरकार बनाने जा रही है, ताकि उससे हिमाचल प्रदेश का खर्च बच सके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो पहला ऐसा डिपार्टमेंट है पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर, जिसे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल किया गया है। हालाँकि अभी भी पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियाँ वहाँ पर हैं, ताकि अगर कोई लंबा टूर अधिकारियों को करना हो तो उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर लोकल टूर्स में जो अधिकारी वो जा रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो मैसेजिंग के तौर पर, क्योंकि कहते हैं कि संकेतों की बहुत अहमियत होती है राजनीति में, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर धो रहे हैं सफाई करने वाले लोगों के, तो ये इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रधानमंत्री रोज़ ही सुबह उठकर पैर धोएँ। लेकिन संकेत के तौर पर ये एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है कि आपके दिल में उनको लेकर सम्मान है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी एक मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रदेश के खर्चे हैं, या फिर सरकार कोशिश कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक सोलर एनर्जी स्टेट हिमाचल को बनाया जाए। उस संदर्भ में, उस दिशा में सरकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अंकुश, आपने बैलेंसिंग की भी बात की थी कि पूरा जो बैलेंस बना के चलने की सरकार कोशिश कर रही है, जिसमें बहुत से क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे जाति, कौन किस समाज से ताल्लुक रखता है। लेकिन सीपीएस की भी अगर बात करें तो तलवार तो उन पे भी लटकी हुई है। अगर कोई ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आ जाता है, तो फिर इससे क्या ये बैलेंसिंग खराब होने का अंदेशा नहीं है? बिल्कुल, देखिए आपने पहले तो जातीय समीकरण की बात की। अगर और राज्यों से हम अपनी तुलना करें हिमाचल प्रदेश की, तो इतनी बुरी स्थिति नहीं है जाति को लेकर, जिस तरह से और राज्यों में जाति की राजनीति रहती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हिमाचल प्रदेश में जाति की राजनीति नहीं होती, तो ये फिर बेवकूफ़ी होगी ऐसा कहना। यहाँ पर भी जाति की राजनीति भले ही इतनी बड़े स्तर पर हावी ना हो, लेकिन हावी तो है ही। अभी मौजूदा वक़्त में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद राजपूत समाज से हैं, उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं। इसके अलावा ओबीसी कोटे से हमारे पास चौधरी चंद्र कुमार आते हैं, अनुसूचित जाति के कोटे से हमारे पास धनीराम शांडिल आते हैं। तो कोशिश तो की गई है कि सबको यहाँ पर साध कर चला जाए और सबको एक बराबर यहाँ पर दर्जा दिया जाए। एसटी से हमारे पास जगत सिंह नेगी आते हैं, वो भी एक बड़ा नाम है राजस्व मंत्री। तो सबको कोशिश की गई है कि सबको समाहित किया जाए। लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन आपको इसमें नज़र आएगा। कांगड़ा 16 सीटें कांगड़ा में है विधानसभा की और 10 पे कांग्रेस को जीत मिली। जिस तरह से हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर आप जीत जाएँगे, तो आपकी जो राह है दिल्ली की है वो आसान हो जाएगी। इसी तरह ठीक हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के लिए ये कहा जाता है, अगर आप कांगड़ा जीत गए तो आपकी जो राह है वो आसान हो जाती है शिमला के लिए। तो कांगड़ा ने दिल खोलकर प्यार दिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को, हालाँकि कांग्रेस पार्टी को प्यार मिला था।
तो उसको खुल के प्यार दिया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के रूप में वहाँ पर है। अमूमन हमने ये देखा है कि पहले कांगड़ा से 2 या 3 मंत्री हमेशा से बनते आए हैं। पिछली सरकार में आप देख लीजिए बिक्रम सिंह ठाकुर थे, सरवीन चौधरी मंत्री थी। लेकिन इस सरकार में अभी तक सिर्फ एक मंत्री है, तो क्षेत्रीय असंतुलन तो है। धर्मशाला और ये जो पूरा कांगड़ा का इलाका है, ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को राजधानी तक घोषित कर दिया था। तो कांगड़ा की कितनी ज्यादा अहमियत है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, ये समझा जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का जो वर्किंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कुछ अलग तरीके से चलते हैं, और एक साल में हमें ये नजर भी आ रहा है कि सच में ही कई चीजों में तो बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। आप इसी में देख लीजिए कि असंतुलन है, बावजूद इसके वो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आगे चल रहे हैं। आपदा भी आई, आपदा के बीच भी हालांकि ये मंत्रिमंडल विस्तार की बात तो ठंडी हो गई थी, लेकिन सब जगह एक अच्छा काम मुख्यमंत्री ने किया, और हालांकि वो जो काम था वो पोस्ट डिजास्टर ही था। पहले की जो तैयारियां थी सरकार की वो काफी ढीली नजर आई थी हमें। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का वर्किंग स्टाइल इस तरह से हमको नजर आ रहा है कि आप शिमला का उदाहरण ले लीजिए, शिमला में 3 मंत्री बना दिए। 8 सीटें शिमला जिला में है, 7 पर कांग्रेस को जीत मिली है, 3 मंत्री बना दिए, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि 2 ही मंत्री यहाँ पर बनेंगे, तो एक तो शिमला कांगड़ा का हक खा गया, क्योंकि एक मंत्री पद जो कांगड़ा होना था वो ऑलरेडी शिमला के पास आ चुका है। इसके बाद चर्चा ये भी चली कि एक मंत्री को ये ऑफर दिया गया कि आप अध्यक्ष बन जाइए कांग्रेस पार्टी के और मंत्री पद छोड़ दीजिए, लेकिन फिर मंत्री साहब ने कहा कि बड़ी मुश्किल से मंत्री पद अब हाथ आया है, और हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कोई मतलब समझदारी नहीं होगी। और हर्ष महाजन की बात याद आ गई बात करते करते। तो कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो कह रहे थे कि मैंने इसलिए भाजपा ज्वाइन कर ली क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में मुझसे मिलने के लिए कुत्ता भी नहीं आता था। तो कांग्रेस के संगठन के हाल जो है वो बिल्कुल खराब है, अभी भी मौजूदा वक्त में भी खराब है। इसलिए कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगा मंत्री पद छोड़कर, उसे वो मजे चाहिए ही है। हालांकि सेवा के लिए भी आते हैं, सिर्फ मजा ही हम नहीं कहेंगे। काम भी अच्छा कर रहे हैं कई मंत्री, और करना भी चाहिए, उसी के लिए आपको जनता ने चुनकर भी भेजा है। अब हम आते हैं मुख्य संसदीय सचिवों पर, जो आपका दूसरा क्वेश्चन का पार्ट था। मुख्य संसदीय सचिवों का मामला है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक पिटीशन फाइल करने की कोशिश की, ट्रांसफर पिटीशन वो थी, और कहा था कि सरकार जो हाई कोर्ट का जो केस है उसे सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाए, और यहाँ पर सरकार जो कोर्ट है इस मामले को सुने। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अघोषित लॉयर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको यहाँ पर कोशिश की गई थी कि वो इस मामले को यहाँ पर लड़े। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में चूंकि मामला चल रहा है इसलिए वहीं पर इसको सुना जाएगा, और उन्होंने ट्रांसफर पिटीशन को खारिज कर दिया। 6 मुख्य संसदीय सचिव हैं, और आज नहीं तो कल मुख्य संसदीय सचिवों का जाना तय है। ये सरकार में बैठे लोग भी जानते हैं, और जो कानूनी जानकार जिनसे हम लगातार बातचीत करते हैं वो भी यही कहते हैं कि आज नहीं तो कल मुख्य संसदीय सचिवों को जाना ही होगा, क्योंकि ये असंवैधानिक है इनकी नियुक्ति जो है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि एक कानून हिमाचल प्रदेश में इसे लेकर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जयराम सरकार भी मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर सकती थी। लेकिन 5 साल अगर मुख्य संसदीय सचिव को नियुक्त नहीं किया गया, तो इसके पीछे की वजह यही थी। मंडी से क्योंकि सारे विधायक, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सिर्फ जयराम ठाकुर रहे, अगर साधना ही होता, समीकरण साधने होते और उनको खुश करना होता, तो वो भी मुख्य संसदीय सचिव बना सकते थे। और पूर्व में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं अन्य राज्यों को लेकर, वो यही कहते हैं कि जो मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति है वो असंवैधानिक है। और ये जो मुख्य संसदीय सचिवों का मामला है, अनऑफिशियली कई सीपीएस ये कह चुके हैं कि वो जानते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन अभी समस्या उनके सामने ये है कि कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला अगर साबित हो गया, तो कहीं ऐसा भी ना हो कि एमएलए की जो कुर्सी है वो भी चली जाए। अगर कुर्सी चली गई यानी कि सदस्यता विधानसभा की रद्द हो गई, तो उन 6 की 6 जगह पर उपचुनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये मुख्य संसदीय सचिवों का जो मामला है, आप कह रहे हैं कि दो धारी तलवार है, इधर चले या उधर चले, तो ये तो तय है कि इससे नुकसान होना ही है। अपूर जी। अंकुश, यू ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट द वर्किंग स्टाइल जो हमने अभी पिछले 1 साल में देखा है। एक वन मैन आर्मी या वन मैन शो की हम बात करें कि जो मुख्यमंत्री है वो ऐसा माना जाता है कि जो उनको सही लगता है वो वही करते हैं, कोई भी उनको प्रेशराइज़ नहीं कर सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनका वर्किंग स्टाइल है देखिए, मतलब इसके बारे में? ये तो मुख्यमंत्री की क्वालिटी है कि एक बार जो उन्होंने फैसला ले लिया उसको पलटते नहीं है। एक इक्का-दुक्का फैसलों को अगर छोड़ दिया जाए, वो भी प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन अगर राजनीतिक स्तर के हम फैसले देखें, तो मुख्यमंत्री ने जो सोच लिया या फिर जो कर लिया, वो तय है। मान लीजिए कि वो हो गया, अब उसके बाद वो पलटेंगे नहीं उस फैसले को। वर्किंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है।
लोगों के साथ संवाद। सबसे बड़ी बात है कि जब शुरू में वो मुख्यमंत्री बने, जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो लोगों से मुलाकात करना, एक बहुत किस्सा सेक्रेटरीट में चला कि एक ड्राइवर थे जो कि मुख्यमंत्री के साथ ही स्कूल के दौरान पढ़ा करते थे। तो जब मुख्यमंत्री गेट से बाहर आ रहे थे, तो अब चूँकि बहुत बड़ा स्तर का फ़र्क हो जाता है मुख्यमंत्री और ड्राइवर में, तो उन्होंने प्रोटोकॉल के नाते वो किनारे पर जाकर खड़े हो गए कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने अंदर से आकर उन्हें आवाज़ मारी, उनका नाम पुकार कर कि आप कैसे हैं और आपके कैसे हाल हैं? हाथ मिलाया, गले लगाया। तो ये मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज़ है। बच्चों से एक अनूठा प्रेम हमें नज़र आता है, मुख्यमंत्री का अनूठा प्यार है और बच्चों के बीच में चले जाना, उनसे हाथ मिलाना, उनके बारे में पूछना और उनसे पूछना कि आप आगे बढ़कर क्या करना चाहते हैं? कहीं सरकारी स्कूल में पढ़कर किसी बच्चे के अंदर हीन भावना तो नहीं है। तो वो अपना उदाहरण भी अक्सर यूँ देते हुए नज़र आते हैं कि टाट पर बैठने वाला बच्चा जो नीचे बैठकर पढ़ता हो और वो अब मुख्यमंत्री तक बना है और खुद वो कहते हैं कि पढ़ाई में इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो स्पोर्ट्स में था और क्योंकि हॉकी प्लेयर रहे हैं मुख्यमंत्री खुद भी और स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट था, राजनीति में उनका इंटरेस्ट था, परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। गरीबों का दुःख समझते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा और किस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये इनका एक वर्किंग स्टाइल रहता है। इसके अलावा एक योजना जिसकी तारीफ़ पूरे देश में हो रही है और होनी भी चाहिए, ये है सुख आश्रय योजना। करीब 6500 बच्चे ऐसे हैं प्रदेश के जिनके माता-पिता नहीं हैं, उनके लिए सरकार काम कर रही है, ये अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है और इसकी तारीफ़ जो है वो पूरे देश में हो रही है और मैं समझता हूँ कि और देश की सरकारों को भी इस योजना से सीख लेने की ज़रूरत है कि कम से कम इस योजना को आगे बढ़ाया जाए और जिन बच्चों का कोई नहीं होता, जिन्हें ऐसा लगता है कि अब हम कहाँ जाएँगे या फिर अब हमारा कोई जीवन में रह नहीं गया, उनके लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब है वर्किंग स्टाइल की बात, ये तो मैंने उनके भावनात्मक चीज़ों की आपको बताई। वर्किंग स्टाइल में 2-3 चीज़ें हैं, जिस तरह से हम ये एक सोलर एनर्जी वाली बात कर रहे हैं, इसे लेकर एक उनका क्लियर है कॉन्सेप्ट कि ये करना ही है किसी भी हालत में हमको 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट हिमाचल को बनाना है। ये एक वर्किंग स्टाइल बहुत डिफरेंट उनका नज़र आता है। इसके अलावा जो अधिकारियों को कह दिया, वो कह दिया। अगर मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है अधिकारियों को, तो वो उन्हें नहीं, हर इसी हाल में में पूरा इसी में करके एक लाना ही इसी है। इ इ इसी के रिगार्डिंग मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका अगर सबसे बड़ी कमज़ोरी की बात की जाती थी, तो वो यही कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी पे उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। मतलब बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया कि उन्हें पता ही नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी ने ये डिसीज़न भी ले लिया है। बहुत से एग्ज़ाम्पल्स देखने को मिले पिछले 5 सालों में। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इनका कहा जाता है कि जब एक बार जो इन्होंने बात कह दी वो पत्थर की लकीर है। तब इस पे थोड़ा-सा अगर आप थोड़ा और स्पष्टीकरण कुछ दे सकें? मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, उनके साथ ये एक टाइप से एक तमगा बन गया था कि अधिकारियों पर उनकी पकड़ नहीं है और इससे पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई और जो बीजेपी की अंदरूनी गुट थे, उन्होंने ये एक कोशिश की कि जयराम ठाकुर को सफल ना होने दिया जाए, इसलिए अधिकारियों पर उनकी पकड़ नहीं है। इस तरह का एक मैसेज पूरे प्रदेश में डालने की कोशिश की गई, देने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं थी अधिकारियों पर, तो बड़े-बड़े फैसले हम देखेंगे कि पूर्व सरकार ने जयराम सरकार में हुए हैं। 1100 जो हेल्पलाइन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन थी, वो यहाँ पर शुरू हुई। हिम केयर योजना जो आयुष्मान की एक कॉपी थी क्योंकि जिनको आयुष्मान में कवर नहीं मिल रहा था, वो हिम केयर के अंडर आ गए। जनमंच जिसे अब मौजूदा सरकार जनमंच बता रही है, लेकिन जनमंच में लोगों की समस्याओं का समाधान होता था। 125 यूनिट मुफ्त बिजली जयराम सरकार में ही मिली और ये अधिकारियों से ही मनवाया। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड वो मेरे सामने हुई थी जब बजट पेश कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आए क्योंकि एक शिष्टाचार होता है, तो दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई यानी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मौजूदा मुख्यमंत्री, तो दोनों लंच के टेबल पर बैठ गए, आस-पास पत्रकारों का भी जमावड़ा था, तो मुख्यमंत्री ने बहुत ही धीमी आवाज़ में जयराम ठाकुर से कहा कि आप सच कहते थे एक बात कि अधिकारियों से कुछ भी मनवाना आसान नहीं होता। तो यानी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उनका भी दर्द छलक गया था उस वक़्त उनके सामने कि क्यों इतनी परेशानी होती है क्योंकि अधिकारियों में अमूमन हम ये देखते हैं कि एक ये टेंडेंसी होती है कि पहले ना कर दिया जाए किसी काम को ताकि ज़्यादा मेहनत उस पर ना करनी पड़े। हालाँकि सभी अधिकारियों के साथ नहीं होता है। ज़्यादातर अधिकारियों की टेंडेंसी ऐसा होती है काम करने की कि वो काम को टाल दें या फिर उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए। कुछ अधिकारी तो ऐसे भी अगर उन्हें कोई बड़ा महकमा दे दिया जाए जहाँ पर ज़्यादा काम हो, तो वो ऐसे गलत काम करने यहाँ पर शुरू करते हैं कि उनकी कंप्लेंट शुरू हो और फिर उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो जाए। तो ऐसी भी कई-कई अधिकारी हमारे पास हैं।
अब मौजूदा मुख्यमंत्री की बात हम करें अधिकारियों को लेकर पकड़ तो कंपैरेटिवली एक अच्छी पकड़ है या फिर हम ये कहें कि शायद मैसेजिंग बहुत अच्छी की गई है कि मुख्यमंत्री की पकड़ बहुत अच्छी है और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मैसेजिंग इस तरह से गलत थी और वो 5 साल में मतलब उनकी एक नाकामी रही कि 5 साल वो इस बात को क्लियर ही नहीं कर पाए कि मेरी अधिकारियों के ऊपर पकड़ है या फिर मैं ये जानता हूँ। 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे आपने कहा कि भई मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी, उनके बिना जानकारी के फैसले ले लिए गए। चीफ सेक्रेटरी थे रामसुभग सिंह, उन्होंने एक महँगी गाड़ी ले ली मुख्यमंत्री से। तो दैनिक समाचार पत्र है अमर उजाला, उनके ब्यूरो चीफ ने उनसे बात की फ़ोन पर कि मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी ने ऐसी-ऐसी गाड़ी खरीद ली आपसे महँगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर अगले दिन हेडलाइन बड़ी-बड़ी छपी कि मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी ने बड़ी गाड़ी ले ली है। हालाँकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे थे इस मामले को लेकर, इसलिए भी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री की जानकारी में ये ना हो कि चीफ सेक्रेटरी कौन-सी गाड़ी में घूम रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा टूरिज़्म कुछ होटल्स थे टूरिज़्म के डिपार्टमेंट के प्रॉपर्टीज़। जिनको ऑक्शन पे हाँ, ऑक्शन के लिए डाल दिया गया था और फिर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। कोरोना के दौरान के कई ऐसे फैसले थे जिनको पहले लिया जाता था फिर तुरंत वापस ले लिए जाते थे। लेकिन एक पक्ष इसका ये भी है क्योंकि कोविड जैसी महामारी पहली बार पूरे देश ने देखी थी और मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी इससे लड़ना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए भी कुछ डिसीजंस को लगातार बदलना पड़ रहा था। और विपक्ष निश्चित तौर पर हावी तो नज़र आ ही रहा था उस वक़्त और विपक्ष का तो काम होता है ये कि सरकार की नाकामियों को लेकर आए, जनता के नुमाइंदे असल में विपक्ष के ही लोग होते हैं कि वो जो क कमज़ोरियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं आम लोगों की, वो वहाँ तक लेकर जाए। चाहे हम देखें टाइमिंग्स की शुरुआत में आपको याद होगा कि टाइमिंग्स थी, अगर आपने सब्ज़ी खरीदने जाना है तो दोपहर 11 से 2 आप सब्ज़ी खरीदने जाइए। बाद में फिर उसे घटा दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया। ऐसे-ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम चलती रही, कुछ नियुक्तियाँ हुई सरकारी स्तर पर जिसे आज रात को नोटिफ़िकेशन हुई लेकिन फिर कल सुबह उस नोटिफ़िकेशन को वापस लेना पड़ा। तो 5 साल में ये परेशानी तो रही। एक बात मुझे याद आ रही है इस पूरी बात को करते-करते सतपाल सिंह सत्ती जो पूर्व अध्यक्ष रहे और ऊना सदर से विधायक हैं अभी, वो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये वेलफेयर स्टेट है और यहाँ पर जो फैसले होते हैं वो जनता के हित के लिए होते हैं और कोई तानाशाही नहीं है कि अगर कोई फैसला ले लिया तो फिर वो पत्थर की लकीर नहीं हो सकता कि वो सही ही होगा। कुछ फैसले गलत भी होते हैं और उन्हें सरकार जनहित में बदलती भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए हमें। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात पर आते हैं। कुछ जो अंदर के लोग हैं जो रोज़ सीएम ऑफिस में बैठते हैं, उनका ये कहना है कि अगर एक बार तो आप मुख्यमंत्री को कोई बात बोल सकते हैं लेकिन अगर दूसरी बार आपने एक ही बात उनके सामने कर दी तो फिर मुख्यमंत्री नाराज़ भी हो जाते हैं कि और ऐसे डायलॉग्स भी सुने हमने कि यू आर नो वन टू डिक्टेट मी और आप मुझे मत बताइए कि काम को क्या करना है और किस तरह से करना है, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। कार्यशैली में तारीफ़ की बात ये है कि पैदल राज्य सचिवालय की तरफ आ जाना ओक ओवर से। अब ओक ओवर से राज्य सचिवालय तक आते-आते कोई बहुत ज़्यादा पेट्रोल या डीज़ल सरकार का नहीं बचता, लेकिन एक मैसेजिंग होती है कि मुख्यमंत्री पैदल जो है वो मैसेजिंग सचिवालय होती तक है। आ रहे हैं। बिल्कुल, एक मैसेजिंग है और एक सकारात्मक मैसेजिंग हम इसे मानेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री का देर रात तक सचिवालय में बैठकर काम करना जब अभी तो स्वास्थ्य उनका खराब हो गया है थोड़ा, डॉक्टर्स ने भी कहा है, लेकिन पहले हमने देखा कि रात को 12 बजे तक ऑफ़िस में बैठकर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कुल्लू से एक लड़की आई थी, वो भी निराश्रित थी, उनके उसके आगे-पीछे कोई नहीं था। उसको रात को 12 बजे उसके साथ मुलाकात की, कुल्लू डीसी को रात को फ़ोन किया कि पट्टे पर ज़मीन उपलब्ध करवाएँ। हालाँकि ये अलग बात है कि अभी तक वो ज़मीन पट्टे पर आई नहीं क्योंकि उसमें कुछ पेचीदगियाँ हो गई। तो मुख्यमंत्री की कार्यशैली ये काबिल-ए-तारीफ़ है कि रात-रात तक काम करते हैं और लोगों से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर एक तरफ तारीफ़ हो रही है, थोड़ी-सी कमी मैं कमी की तरफ भी ध्यान लाना चाहूँगा। कमी आप देखिए कि कुछ पेपर्स हैं जो बड़े टाइम से उनका रिज़ल्ट नहीं आया। हालाँकि अभी सुप्रीम कोर्ट से एक रिज़ल्ट क्लियर हुआ है, तो कुछ रिज़ल्ट अभी हमें आते हुए नज़र आएँगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभ्यर्थी लंबे-लंबे दिन तक इंतज़ार करते रहे, 2 दिन, 3 दिन अभ्यर्थी बैठे रहे और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो कभी रोकर कहते थे कि उन्होंने इस सरकार को इसलिए चुना था क्योंकि पूर्व सरकार के दौरान पेपर लीक हो रहे थे और उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा था, तो रोज़गार के लिए इस सरकार को चुना, लेकिन अब इस सरकार में भी वही हो रहा है। एसएमसी शिक्षकों का आपको हाल ही में मामला ध्यान में होगा कि पूरा दिन एसएमसी शिक्षक जो है वो मिलने के लिए बैठे रहे और एक साथ ही एक चेक भी लेकर आए थे आपदा के दौरान के लिए कि आपदा में हम कुछ राहत राशि भी देना चाहते हैं। शायद 1,51,000 का चेक था अगर मैं मुझे सही से याद है। तो वो चेक लेकर वो बैठे रहे, पूरा दिन बैठ गए पूरा दिन वहाँ पर बैठे रहे, रात भी वहीं गुज़ारी, फिर अगले दिन जाकर मुख्यमंत्री मिले। अगले दिन भी कब मिले सोलन में एक निजी स्कूल है, बहुत बड़ा नामी स्कूल है, डगशाई के आस-पास शायद। वहाँ पर उसके एनुअल फंक्शन में मुख्यमंत्री पहले शामिल होने गए,
और उसके बाद एसएमसी शिक्षकों से मुलाकात की। हालाँकि मुलाकात सिर्फ 10 मिनट की होनी थी, पहले भी उन्हें बुला सकते थे और पूरी-पूरी रात इतनी ठंड में उन्हें बैठना पड़ा और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ महिलाएँ ऐसी भी थी कि जो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर आई हुई थी। अब आप समझते हैं कि शादीशुदा महिला पर कितने तरीके के प्रेशर होते हैं कि पहले तो घर से आना और साथ में बच्चे को लेकर आना। एक महिला हमीरपुर से आई थी, तो मैंने उनसे पूछा क्योंकि मैं ग्राउंड पर मौजूद था कि आप बच्चे को क्यों लेकर आई हैं अगर आप प्रदर्शन करने आई हैं या मुलाकात के लिए आई हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी सास ने कहा कि बच्चा तुम्हारा है तो सँभालना भी तुम्हें होगा, नौकरी चाहिए तो साथ लेकर जाओ। तो इस तरह का जो वधू होती हैं, जो बहू होती हैं घर की, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होते हैं। तो ये थोड़ा मुख्यमंत्री को समझना चाहिए था। असंवेदनहीन क्योंकि मुख्यमंत्री संवेदनशील है इसलिए उनसे असंवेदनशीलता हम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते। हम उसकी ऐसी ये नहीं एक्सपेक्टेशन करते नहीं कि थी। भई मुख्यमंत्री की हाँ, ऐसी एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते हैं और इससे पहले एक और मुझे बात याद है कि यही शायद जनवरी का मौका था, जनवरी 2023 के आस-पास की बात रही होगी। बच्चे बर्फ में खड़े रहे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। जब मुलाकात ही नहीं हुई तो लगभग-लगभग 9 घंटे तक वो रहे तो उसके बाद सड़क पर आकर बच्चे रोने लगे कि मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे। अब ना जाने कि जो शायद अधिकारी हैं वो अंदर मैसेज नहीं पहुँचाते मुख्यमंत्री तक कि बच्चे बाहर मुलाकात करने के लिए खड़े हैं। क्योंकि अपूर्व जी जो आपका जनप्रतिनिधि होता है, जो आपके चेहरे होते हैं, जो आपके नेता होते हैं, अगर हाथ कंधे पर रखकर ये कह दे कि मैं आपके साथ हूँ और जो आप कह रहे हैं उन माँगों को हम पूरा करेंगे और सरकार आपके साथ खड़ी है। तो वो जो बच्चे लंबी ल घंटों से खड़े होते हैं, लंबी लाइनें लगाकर खड़े होते हैं, उन्हें एक आश्वासन मिलता है कि मुख्यमंत्री ने हमें इतना बड़ा वादा किया है इसलिए पूरा होगा। तो ये जो संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री से एक्सपेक्टेड है और उनको शायद इस पर ध्यान भी देना चाहिए और अगर अधिकारी ये बातें अंदर तक नहीं पहुँचने देते हैं, तो ये भी चिंता का विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि जो पूर्व सरकार पर आरोप लगते रहे, इस सरकार पर भी जल्द वो आरोप लगने लग जाएँ। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस मुख्यमंत्री जी से रहती है, मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। रिसेंटली जो एक पूरी एक ये नेचुरल डिज़ास्टर हुआ ऑल ओवर हिमाचल, और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ शिमला की ही बात करें तो काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रही थी सीएम सुक्खू की। जैसे ही कहीं पे भी कोई अनफॉर्च्यूनेट हादसा हो रहा था, मिनटों में वहाँ पर वो खुद भी पहुँच रहे थे, जायज़ा भी ले रहे थे स्थिति का, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऐसा लग रहा था दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एट इट्स टोज़। तो ऐसा नहीं लग रहा था किसी भी तरह का डिले कुछ किया जा रहा है। बहुत ही एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी, चाहे वो हम डाउनडेल की बात करें, कुछ ही मिनटों में वहाँ पर सीएम सुक्खू पहुँच गए थे। कृष्णा नगर की भी बात करें जहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पर भी, और शिव मंदिर जो आप तो सारे स्पॉट्स पर खुद मौजूद थे। तो मतलब काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रही है उनकी जब ये नेचुरल डिज़ास्टर एक वन ऑफ अ काइंड हिमाचल फेस कर रहा था। तो मैं तो जैसे शिमला में रहता हूँ, तो मैंने शिमला में खुद जो अ, मतलब देखा अपनी आँखों से, वो यही देखा कि मुख्यमंत्री की काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रही थी इन डिज़ास्टर्स को लेके। बिल्कुल, देखिए जो डिज़ास्टर के बाद का काम था वो काबिल-ए-तारीफ़ था, लेकिन सिर्फ़ मुख्यमंत्री का जो उनके पहुँचने के तरीका था और जिस तरह से वो तेज़ी से पहुँच रहे थे अलग-अलग स्पॉट्स पर 14 अगस्त की हम बात करते हैं, तो 14 अगस्त को पहले वो समरील गए, शिव बावड़ी में जो हादसा हुआ था। उसके बाद वो सोलन के ममलीक गए, वहाँ पर भी एक परिवार पूरी तरीके से वो मलबे में दब गया था, उनकी भी दुखद मृत्यु हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री फागली आए। जो डाउनडेल की आप बात कर रहे हैं, फागली में भी लगभग 7 लोगों की जो है वो मौत हुई थी। तो एक मुश्किल दिन था हिमाचल प्रदेश के लिए, जगह-जगह से इसी तरीके की खबरें आ रही थी और वो वक़्त था शिमला के लिए जब किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े रहना और बिल्डिंग के अंदर खड़े रहने में डर लगता था क्योंकि ये पता नहीं चलता था कि किसकी नींव खिसक जाए या फिर कब आपके ऊपर कोई भारी भरकम पेड़ आकर गिर जाए। तो एक डर के माहौल में सरकार ने बेहतरीन काम किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपदा के लिए जब मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया था, उससे पहले सरकार की क्या तैयारियाँ थी? क्या सरकार ने एसडीआरएफ को वो कहा था कि आप जो है वो सक्रिय हो जाइए? क्या एनडीआरएफ की टुकड़ियों को ये बात पहुँचाई गई थी कि रेड अलर्ट है, आपकी मदद की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है? ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। छोटे-छोटे उदाहरण आपको देता हूँ, 2 स्पॉट्स पर मैं खुद था, एक जो फागली का इलाके इलाके में हुआ और दूसरा शिव बावड़ी में हुआ। अगर फागली की जगह पर जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ पर एसएसबी के जवान ना आते, तो जो कैज़ुअल्टीज़ थी, जो मौतें थी, वो और भी ज़्यादा हो सकती थी। एसएसबी के वो जवान जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग कमांड है आपकी टूटीकंडी में जो 103 के पास पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के पास, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए एसएसबी के जवान आते हैं। वो जवान यहाँ पर आए और एसडीआरएफ, स्टेट एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिज़ास्टर
की जो टीम थी, उनके पास तो मतलब आप ये उपकरण तो छोड़ दीजिए हाईटेक, जो साधारण बेलचा और गेंती जिसे हम कहते हैं, जिससे आप खुदाई कर सकते हैं, वो तक एसडीआरएफ के पास मौजूद नहीं थी। और दिलचस्प बात है कि उससे करीब डेढ़ 2 महीने पहले ही ट्विटर पर जो है एक बहुत काबिले तारीफ काम बताया जा रहा था कि हाईटेक उपकरण एसडीआरएफ के पास आए हैं और हर आपदा से लड़ने के लिए एसडीआरएफ के जवान तैयार हैं। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर एसडीआरएफ के जो जवान थे, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जवानों की गलती हम नहीं कहेंगे क्योंकि उपकरण आपके पास नहीं है, आप हाथ से तो खुदाई कर नहीं सकते। लेकिन हमने देखा कि एसएसबी के जवान तुरंत जो है अपने आस-पास का जो सामान था वो लेकर आए। शायद वो जो गार्डनिंग वहाँ पर होती है उसके लिए इस्तेमाल होने वाला सामान वो वहाँ पर लेकर आए हुए थे। उन्होंने कई लोगों को निकाला। एक वीडियो आपने देखा होगा कि एक लड़की जो कि अपने बाथरूम में फँस गई थी शायद, या कमरे में फँसी हुई थी, उसे एसडीआरएफ के जवानों ने सॉरी एसएसबी के जवानों ने वहाँ से बाहर निकाला। पुलिस के जवान इस तरह से बिहेव कर रहे थे वहाँ पर कि जिस तरह से कोई पॉलिटिकल रैली यहाँ पर हो, और पॉलिटिकल रैली में जिस तरह से प्रोटोकॉल रस्सी उठा के रखी है। हाँ, बिल्कुल प्रोटोकॉल का ध्यान किया। अब आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी आ रहे हैं, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अब आदरणीय विधायक जी आ रहे हैं। अब आदरणीय तो वो हैं, लेकिन आदरणीय तब होते हैं जब आपदा की स्थिति नहीं होती। आपदा की स्थिति में आपको लोकल लोगों का सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि लोकल व्यक्ति ये बता सकता है कि यहाँ पर इतने मकान थे, या फिर यहाँ पर जहाँ पर सैलाब आया है, यहाँ पर ये मिट्टी आई है, यहाँ पर इतने मकान थे, इतने लोग रहते थे। आप लोकल लोगों की हेल्प लेंगे वहाँ पर। लेकिन लोकल लोगों को पीछे धकेलना, लोकल लोगों को इस तरह से उनके साथ बिहेव करना हुँ। कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, ये कहीं न कहीं एक चिंता पुलिस का विषय था। ऐसा ये चीज़ तो और मैंने भी विटनेस की थी कि जो पुलिस थी वो ज़्यादा उनका फ़ोकस इस पे था कि जैसे कोई अगर मंत्री जी आ रहे हैं या मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल में कुछ भी ब्रीच ना हो। पूरा मतलब जो जनता वहाँ पे का खुद हेल्प करने के लिए भी आगे जाना चाहती थी, उनको पीछे धकेल दिया गया। डाउनडेल में मैंने इस चीज़ को विटनेस किया था वहाँ पे। पुलिस का तो मतलब काफ़ी प्रेशर था पुलिस पे कि किसी भी तरह का ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल यहाँ पर ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए पुलिस जवानों की असल में ट्रेनिंग ही इस चीज़ को लेकर नहीं है कि अगर ऐसी आपदा की स्थिति आ जाए तो आपको किस तरह से बिहेव करना है। हालाँकि ये कहा जाता है कि पुलिस का काम नहीं है, अगर थाने की पुलिस है तो उसका काम नहीं होता कि वो वहाँ पर जाकर खुदाई शुरू कर दे या फिर रेस्क्यू करे। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना ये है, व्यक्तिगत तौर पर मैं नियमों के मुताबिक इस बात को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि अगर कोई आपदा कहीं पर आ रही है तो सबसे पहले रिएक्ट करने वाला होता है आपका पड़ोसी, और दूसरा होती है थाने की पुलिस। तो दोनों की ही ट्रेनिंग ज़रूरी है। कम से कम जो जब तक बड़ी जो ट्रेन्ड फ़ोर्सेस है वो वहाँ पर पहुँचे, कम से कम कुछ तो शुरू वहाँ पर किया जाए। थाने की पुलिस इस तरह से बिहेव ना करे कि हमारा काम ये नहीं है, या फिर हमने फायर ब्रिगेड को बुला दिया, या फिर अब हमने एसडीआरएफ को सूचित कर दिया। क्योंकि उस वक़्त प्रेशर इस तरीके का था पूरे हिमाचल में कि एसडीआरएफ के जवानों को, उनको टुकड़ियों को किस तरह से भेजना है, कहाँ पर कब भेजना है, इसकी भी परेशानी हो रही थी। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से एसएसबी के जवान ना होते तो एक भी व्यक्ति जीवित वहाँ से ना निकलता। वहाँ पर भी समरील वाले ही हालात लगभग हो जाते। समरील में भी हमने यही देखा, एनडीआरएफ जब तक नहीं आई तब तक एसडीआरएफ वहाँ पर धूल ही फेंक रही थी। हालाँकि एनडीआरएफ के लिए भी ऑपरेशन आसान नहीं था, 12-13 दिन इस ऑपरेशन में लग गए और एक भी व्यक्ति वहाँ से जीवित नहीं निकल पाया। और वो पहले दिन ही नज़र आ रहा था कि जिस तरीके से हज़ारों टन मलबा यहाँ पर आ गया है, इसमें लगभग 0.1% भी संभावना नहीं थी कि कोई रेस्क्यू हो सके। तो पहले दिन से ही रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था कि जो लाशें हैं वहाँ पर उनको रिकवर कर लिया जाए, बस इतना ही काम यहाँ पर हो। और एनडीआरएफ के साथ पुलिस के जवान थे, माफ़ कीजिएगा, आपकी सेना के जवान वहाँ पर लगे हुए थे, और एसडीआरएफ के जवान थे, होमगार्ड भी थी। लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरीके की व्यवस्था नज़र नहीं आई। और अगर हम गलत कह रहे हैं, अगर ये नहीं था, तो उसके बाद सरकार ने 16 करोड़ रुपए की राशि जारी की है लगभग, कि आप जाकर एसडीआरएफ को कि आप उपकरण खरीदिए। यानी कि जब प्यास लगी उसके बाद कुआँ खोदने पर नज़र आए, और जिसको प्यास लगी थी वो तो मौत के घाट उतर गया। वो तो चले गए इस ज़िंदगी को छोड़कर, और पीछे छोड़ गए अपने परिवार को। सलाउद्दीन बाबर खान, जिनको आप भी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, जो कि मदद करने के लिए वहाँ पर गए थे, उनकी जान चली गई। अगर सलाउद्दीन बाबर खान भी ये कहता कि मेरी ट्रेनिंग इस चीज़ को लेकर नहीं है, या फिर मेरा काम नहीं कि मैं अपने पड़ोसियों को बचाऊँ, तो शायद वो भी जीवित होते। लेकिन उन्होंने मानवता का धर्म समझा। यही मानवता का धर्म पड़ोसियों को भी समझना है, पुलिस को भी समझना है, और इस तरह से बिहेव ना करे कि ये काम हमारा नहीं है। कुछ स्थिति ऐसी भी होती है कभी-कभी प्रदेश में, देश में, जहाँ पर आपको अपनी सिर्फ़ ड्यूटीज़ को छोड़कर, मतलब आपकी सरकारी कर्तव्यों से छोड़कर और भी कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री समरील जाकर कह रहे थे कि मैं पत्थर उठाता हूँ, एक-एक पत्थर उठाएँगे सारे लोग तो फिर कुछ हेल्प हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री के अंदर ये भाव है, तो थाने की पुलिस के अंदर भी ये भाव होना चाहिए।
शायद ट्रेनिंग की कमी कहें, मानवता की कमी कहें, क्या कमी है ये वही जाने। लेकिन नाराज़ होने से अच्छा ये है क्योंकि पुलिस के जवान वहाँ नाराज़ हो रहे थे कि हम पर जो है लांछन लगाया जा रहा है और हम बहुत काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो नाराज़गी से बेहतर है कि जब आपदा की स्थिति इस तरह से प्रदेश में आए या देश में आए या फिर कहाँ पर कहीं पर भी आए, तो इस तरह से बिहेव ना किया जाए कि हमारा ये काम नहीं है, वहाँ पर काम सभी का है। पड़ोसियों का भी काम नहीं होता मदद करना, लेकिन पड़ोसी भी करते हैं मदद। तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। एसडीआरएफ की टुकड़ियों को भी बढ़ाया जाए और ट्रेनिंग उन्हें दी जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मुझे कल को उठाकर बोला कि आप आज से एसडीआरएफ के जवान और मैं एसडीआरएफ का बिल्ला लगाकर घूमने लग जाऊँ, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब तक मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है कि किस तरह से खुदाई करनी है, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करना है, वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और उसका अभाव जो है यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आया। यानी कि जो पहले की तैयारियाँ थी डिज़ास्टर से पहले की, वो मुकम्मल नहीं थी और बाद का जो काम था, वो निश्चित तौर पर काबिल-ए-तारीफ़ था। अंकुश, पुलिसिंग की ही बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश पुलिस की ही बात कर रहे थे। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि अभी कुछ महीने पहले एक ब्लास्ट हुआ था बाज़ार में, एक बेकरी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें जो हिमाचल प्रदेश पुलिस है उसने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी तो दे क्लियरली सेड कि किसी भी तरह का एक्सप्लोसिव यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। फिर उसके कुछ समय बाद वहाँ एनएसजी की टीम आई, उन्होंने दोबारा से वहाँ से सैंपल्स लिए और उनका एक जो पर्टिकुलर यूनिट है जो बॉम्ब्स और आईईडीज़ और एक्सप्लोसिव्स में डील करता है, उनकी रिपोर्ट आई कि किसी तरह का अंदेशा यहाँ पर है कि एक्सप्लोसिव्स का यहाँ पर यूज़ हुआ था। इस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप क्लैरिफ़ाई करें क्योंकि मेरे को भी पूरा इसके बारे में अभी पता नहीं है कि अभी एट प्रेज़ेंट क्या स्टेटस है, इसमें चल क्या रहा है? देखिए, वो जो धमाका था, जुलाई के महीने में शायद हुआ था अगर मुझे सही तरीके से याद है। ये जो धमाका हुआ, ऐसा धमाका शायद शिमला के लोगों ने नहीं सुना था। कुछ दूरी पर आशियाना रेस्टोरेंट है, जो वहाँ पर लोग चाय पीने बैठे थे, उनका कहना था कि धमाके की आवाज़ ऐसी थी और प्रभाव ऐसा था कि ऐसा लगा कि मानो उसी रेस्टोरेंट में धमाका हुआ, छत हिल गई बहुत बुरी तरीके से। अ, और पूरा इलाका आस-पास जो बाईपास का इलाका है, वहाँ तक वाइब्रेशन इसकी महसूस की गई। तो उसी वक़्त ये जो है अंदेशा जताया जा रहा था कि ये कोई सिलेंडर का धमाका तो नहीं हो सकता क्योंकि सिलेंडर में इतनी ज़ोर का धमाका नहीं होता है। लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि इसमें कोई एक्सप्लोज़िव नहीं है, एसआईटी का गठन किया गया और फिर ये बातें यहाँ पर चली। लेकिन क्योंकि लगातार ये बातें चल रही थी इसलिए डीजीपी संजय कुंडू ने एक पत्र एनएसजी को लिखा और कहा कि माफ़ कीजिएगा एनआईए को लिखा और कहा कि इसकी जाँच आप एक बार कर लीजिए। तो फिर उसके बाद हरियाणा की जो यूनिट है वो यहाँ पर आई और यहाँ से पूरे सैंपल्स को ले गई। उसके बाद यहाँ वहाँ पर कहा गया कि एक्सप्लोजिव तो इसमें थे, जो धमाका हुआ ये कोई साधारण धमाका नहीं था। अब उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है राज्य सरकार को, यानी कि राज्य की जो पुलिस है उसके पास है। एसआईटी ये जाँच कर रही है कि एक्सप्लोजिव किस तरह का एक्सप्लोजिव था, कि कोई टेरर से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं था या फिर कुछ और चीज़ें हो, उसको एक्सप्लोजिव यहाँ पर माना जा रहा है। अभी जो एसआईटी की गठित यहाँ पर की गई है, वो इसी को ढूँढने में लगी है कि एक्सप्लोजिव किस तरह के थे, क्योंकि जो बदलती हुई डेमोग्राफी है शिमला की, उसको लेकर पूर्व हुँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता ज़ाहिर की थी और जो आस-पास के इलाके के लोग हैं, वो भी बदलती डेमोग्राफी को एक चिंता का विषय बता रहे हैं, क्योंकि जो डेमोग्राफी बदलती है जब आपके इलाके की, तो वो सामने ऐसे नज़र नहीं आती, वो आपको फ़ील करनी पड़ती है, आपको ऑब्ज़र्वेशन से आपको पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है और अगर डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, तो ये फिर चिंता का विषय है और इस तरह की घटनाएँ बढ़ना, इन दोनों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर ये कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश की बदलती डेमोग्राफी है, वो चिंता का विषय है। तो ये चिंता का विषय ये भी है कि ये जो एक्सप्लोज़िव था, ये क्या इंटेंशनली वहाँ पर रखा गया था या फिर कोई हो संभव ये भी हो सकता है कि कोई वहाँ पर होटल का ही कुछ सामान हो जो जिसमें इस तरह का धमाका हो गया। लेकिन एसआईटी की जाँच में अभी तक क्या निकला है, इस बारे में अभी पुलिस की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है और जो विपक्ष में भाजपा है, वो लगातार इस बात को कह रही है कि आम जनता को ये जानने का अधिकार है कि आखिर क्या हुआ, कैसे वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके की आखिर वजह क्या थी। और अभी फिलहाल एसआईटी जाँच कर रही है और ये एसआईटी बनाने का जो रिवाज़ है हिमाचल में, ये बहुत पुराना है। कोई भी मामला आए तो उस पर एसआईटी बना दीजिए और फिर वो मामला ठंडे बस्ते में। लास्टली अंकुश, मैं ये पूछना चाहूँगा अभी एक रिसेंटली जो ब्रेन चाइल्ड है यहाँ के वर्तमान में जो एसपी है, उनका एक 1 मिनट प्लान है ट्रैफिक को जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको मतलब नॉर्मलाइज़ करने के लिए कि जो ट्रैफिक आप सभी को पता ही होगा, जो भी हमारे व्यूअर्स भी है कि शिमला का जो ट्रैफिक है, बहुत ही बड़ी समस्या है।
और इसको लेके मतलब एक एज़ अ सॉल्यूशन एसपी साहब का एक ब्रेन चाइल्ड है 1 मिनट प्लान। आपने तो उसको मतलब यू वर ऑन द ग्राउंड, आपने जनता से भी बात की और ओपिनियन भी है आपके पास, जनता क्या सोचती है, और आपका जो पर्सनल एनालिसिस है इस 1 मिनट प्लान को लेके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम ये जान लें 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है क्या? 5-6 पॉइंट्स ऐसे पूरे हिमाचल में बनाए पूरे शिमला में बनाए गए हैं शहर के बाहर, जहाँ पर ट्रैफिक को हॉल्ट किया जाता है। इसे हॉल्टिंग पॉइंट नाम दिया गया है और यहाँ पर 1-1 मिनट के लिए गाड़ियाँ रोकी जाती हैं और एक रेशो में गाड़ियों को छोड़ा जाता है। अगर ट्रैफिक हाई है तो फिर वो कम रेशो में गाड़ी छोड़ी जाएगी और ज़्यादा देर तक उसे वेट करवाया जाएगा। अगर ट्रैफिक नॉर्मल है तो उस हिसाब से उस गाड़ियों को छोड़ा जाता है। ये परेशानी ट्रैफिक की शिमला में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी टूरिस्ट सीज़न आता है या फिर जब सुबह ऑफ़िस का टाइम होता है 9:30 से 10:30 के आस-पास, तो जो बॉटलनेक्स हैं हिमाचल शिमला में, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। एक हमारे पास जो रेलवे स्टेशन का जो मोड़ है, वो बहुत कंजेशन है वहाँ पर, जहाँ से रेलवे स्टेशन की एग्ज़िट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है। इसके अलावा विधानसभा की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पर ट्रैफिक को आपको एक-एक तरफ के लिए रोकना पड़ता है, तभी गाड़ियाँ जो है वो क्रॉस होती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट विक्ट्री टनल का है, जहाँ पर गाड़ियों को टर्न करवाने के लिए आपको एक तरफ का ट्रैफिक रोकना ही पड़ता है। फिर आगे आप थोड़ा-सा चलिए तो ओल्ड बस स्टैंड का इलाका है, जहाँ पर बसेस को अंदर टर्न होना होता है, वहाँ पर ट्रैफिक रुकता है। फिर आप थोड़ा-सा आगे चलिए, गुरुद्वारे के पास एक और लोकल बस स्टैंड आ जाता है। फिर थोड़ा-सा आगे चलिए, कार्ट रोड से जहाँ से आप गंज बाज़ार की चढ़ाई चढ़ते हैं, वहाँ पर फिर ट्रैफिक कंजेशन रहता है। फिर आप थोड़ा आगे चलिए, फिर लिफ्ट की पार्किंग हमारे पास आ जाती है। लिफ्ट की पार्किंग में आपको, अगर आप कार्ट रोड से जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ से, राइट टर्न के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है और वो जो 2, 3, 4 सेकंड का गैप होता है, उसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि शिमला में गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रैफिक की समस्या बढ़नी जो है वो लाज़मी है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आज की डेट में गाड़ी है। गाड़ी है तो फिर वो गाड़ी से ही आवाजाही करता है, वो नहीं चाहता कि उसे बस का इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि शिमला में आप जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फिर वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि अगर मुझे आसानी से काम करना है तो मैं अपनी गाड़ी का ही इस्तेमाल करूँ। तो ये जो पूरा प्लान है, इस कोशिश में बनाया गया था कि ट्रैफिक जो है शहर का वो खत्म किया जा सके। तो अगर तो शहर के ट्रैफिक के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लान की, क्योंकि क्रॉसिंग से आगे तक आप लिफ्ट देखेंगे तो आपको ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये वही बात हो गई कि अगर मैं बतौर डॉक्टर कहूँ अपने वार्ड बॉय को कि आप जो है मेरे कमरे में पेशेंट्स को अब मत आने दीजिए, और फिर मैं और आगे ये आकर समझे कि कहूँ फिर कि आज पेशेंट्स सारे स्वस्थ हाँ, हो गए हैं। हाँ। हाँ, अब मैं मीडिया को बुलाऊँ और उसके बाद कहूँगा कि देखिए, आज तो कोई केस नहीं आया और अब तो सब स्वस्थ हो गए, आज तो बल्ले-बल्ले हो गए, इतना बढ़िया काम हमने किया है। तो ये उसी तरीके की एक मेरे को मेंटालिटी समझ आती है, कि आपने पीछे ही ट्रैफिक रोक दिया तो फिर आप बोल रहे हैं कि शहर का ट्रैफिक क्लियर हो गया। तो ट्रैफिक जो अंदर लग रहा था, वो अब बाहर लग रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तारा देवी में हॉल्टिंग पॉइंट बनाया गया है। अब मुझे जाना है टूटू या चक्कर, तो मुझे तारा देवी रोकने से क्या फ़ायदा? मैं तो पहले से ही शहर के अंदर नहीं आना चाह रहा था। लेकिन आपने मेरे को वहाँ भी परेशान करने की कोशिश की और वहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ी। अच्छा, वीआईपी साहब आएँगे या कोई सरकारी साहब आएगा, वो साइड से निकल जाएगा, तो वो परेशानी झेलेगा नहीं, इसलिए वो वहाँ पर बताएगा भी नहीं। फिर एसपी को बताया गया, कुछ अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा कि ये बहुत परेशानी हो रही है इसमें और लोग परेशान हैं, तो एसपी साहब खुद ग्राउंड पर उतर गए। एसपी साहब ने कहा कि मैं ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात करूँगा। फिर आपने देखा होगा विक्ट्री टनल के आस-पास की एक वीडियो आई थी विधानसभा के पास की, जिसमें एसपी खुद लोगों से पूछ रहे थे कि ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कैसा है? अब आप एक टैक्सी ड्राइवर से पूछेंगे कि ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कैसा है? फिर एक एचआरटीसी ड्राइवर से पूछेंगे, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये वो एक वर्दीधारी जो कि आईपीएस हो, उसके सामने ये कहे कि आपका प्लान जो है वो फ्लॉप है। तो आपकी मेंटालिटी भी हम समझते हैं, हालाँकि जो खाकी आपकी सेवा के लिए है, लेकिन भारत में डर जो है वो डर के लिए खाकी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खाकी से हमको अपने आप में एक डर रहता है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है ये बोले कि सर ये तो घटिया प्लान है, आपने तो पीछे ही रुकवा दिया था हमें और हम तो बहुत अब परेशान हो रहे हैं। तो ये उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर आप 2-4 लोगों से पूछकर ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा प्लान है, आपकी नीयत बहुत अच्छी हो सकती है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन अगर आपको उसका जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। आजकल क्रॉसिंग्स में ही कुछ बसेस को रोका जा रहा है, उसकी वजह ये है कि आगे जो ओल्ड बस स्टैंड में जो पॉइंट है लोगों की गाड़ियों के बसेस का खड़े होने के लिए, वो कम है। इसलिए वो एक माना जा सकता है कि आप पीछे रोक रहे हैं बसेस को, तो थोड़ा-सा आपकी मजबूरी टाइप उसको हम कह सकते हैं। लेकिन हम देखिए कि बस में अगर आप और मैं जा रहे हैं अपूर्व जी, हम गए रामनगर से,
और ओल्ड बस स्टैंड की तरफ हम जा रहे हैं और हमें क्रॉसिंग में जाकर रोक दिया जाए और क्रॉसिंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हुँ। आप पैदल चलने की नहीं सोच सकते बस स्टैंड की तरफ, आपको बीच में लाकर फँसा दिया जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर 30-35 सवारियाँ लगभग एक बस में होती हैं और गाड़ी में आपके होते हैं 1 या 2 लोग। गाड़ियाँ आगे जा रही हैं और जिसमें 35 से 40 लोग हैं, उन्हें रोका जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने के बारे में सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि भई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें या फिर कारपूलिंग का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, उस चीज़ पे ध्यान ना देकर आप समस्या को पीछे ही रोक दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि समस्या अब खत्म हो गई है। तो ये अपने आप में बहुत ही अजीब-सी बात है और फीडबैक को पॉज़िटिवली ना लेना, ये एक अधिकारी के लिए भी मैं मानता हूँ कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। चिट्टे के लिए वो काम कर रहे हैं, जो चिट्टा पूरे शिमला शहर से खत्म करना है, इसमें बेहतरीन काम हो रहा है। तो इसमें उनकी तारीफ़ नहीं हो रही है इसमें पूरे हाँ, शहर में कि इसमें मैं भी जब कहना से चाहूँगा गांधी कि आए हैं तब काफ़ी प्रोएक्टिव है। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ़ हो रही है, तारीफ़ की तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन जब जो चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो फिर उसका तो आपको जो फीडबैक आ रहा है उसके बारे में थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है उनको और समझदार हैं, आईपीएस हैं, हम तो छोटे लोग हैं लेकिन आईपीएस तो यूपीएससी क्लियर करके आए हैं तो थोड़ा-सा सोचें कि फीडबैक का भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आप एक अधिकारी हैं जो कि पब्लिक की सेवा में हैं और पब्लिक अगर परेशान हो रही है तो फिर उस बारे में सोचने की ज़रूरत है और एक और मैं आपको बात बता दूँ कि जो ग्राउंड ज़ीरो पर कांस्टेबल खड़ा होता है, वो भी यही कहता है कि ये पता नहीं किस तरह का प्लान है, हमको तो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन वो यही अपने अपने साहब को जाकर नहीं कह सकता कि साहब ये प्लान को थोड़ा बदलो। वो तो यही कहता है कि सर गज़ब प्लान है आपका और जनता बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे अपनी नौकरी प्यारी है और साहब को पता नहीं क्या प्यारा है। चलिए अंकुश, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 घंटे की पॉडकास्ट हो गई है और एक फर्स्ट पॉडकास्ट थी, काफ़ी अच्छी चर्चा इसमें रही, सारे बिंदु भी कवर हो गए, वर्तमान में जो भी इश्यूज़ हैं हिमाचल को लेके। मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में भी आप इस पॉडकास्ट के लिए और समय निकालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जो आपका जो विज़न है, क्लैरिटी है और आपके पास जो ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहती है, वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। तो उससे व्यूअर्स को भी काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आज, जो भी जिस-जिस भी टॉपिक्स पे हमने बात की है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, मैंने कोशिश की है जितना मुझे छोटी-मोटी जानकारी है मैं आपके दर्शकों तक पहुँचाऊँ और आप जब अगली बार बुलाएँगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश रहेगी अपूर्व जी। धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद अंकुश जी फिर। Maybach music. Can anybody out there